दोस्तों, हमारे आगाज योर जर्नी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज सक्सेस स्टोरी का जो है अगला पड़ाव हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, जो है दानिश जी के साथ। दानिश जी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि दानिश जी अभी जीएसटी डिपार्टमेंट इन्होंने ज्वाइन किया है एज एन इंस्पेक्टर, और इससे पहले इन्होंने CHSL जो एग्जाम होता है 12th बेस वाला, वो क्लियर किया था, और उस एग्जाम के थ्रू इनको PA मिला हुआ था। पोस्टल असिस्टेंट जॉब होता है वो मिला हुआ था। ये उड़ीसा जोन में थे और वहीं पर रह के तैयारी किए। 2018 बैच SSC से इनको GST इंस्पेक्टर मिला है और ये हमारे डिपार्टमेंट मतलब मुंबई जोन ज्वाइन किए हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनका जो जर्नी रहा है लाइफ का, वो कैसे उतार चढ़ाव रहा है, और आगे जो मतलब जब आप आए इस डिपार्टमेंट में, इससे पहले की क्या स्टोरी है, वहां पर क्या उतार चढ़ाव है, वो सब जानेंगे। चलिए चलते हैं सीधा हम लोग दानिश जी के पास। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे, आगाज योर जर्नी पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। दानिश जी, थोड़ा ब्रीफ तो मैंने बता दिया है आपके बारे में, आप जो है अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सर। नाम तो आपने बता ही दिया। मैं मेरी मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। बीटेक किया है मैंने कंप्यूटर साइंस में 2012 में। उसके बाद मैंने एक छोटी IT कंपनी में जॉब किया। उसके बाद 2014 में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए प्रोग्रामर एनालिस्ट कॉग्निजेंट में। 2014 से लेकर के 2018 नवंबर तक मैंने जॉब किया। उस जर्नी के बीच में 2014 में तो मैंने ज्वाइन किया, तो IT इंडस्ट्री का एक होता है फेम ग्लैमर, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ग्लैमर तो मैं नहीं बोलूँगा, एक लैविश लाइफस्टाइल जो होता है वो अच्छा लगता है वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे जॉब करना। 2016 में क्या हुआ कि मेरे भैया जो थे वो भी तैयारी कर रहे थे एग्जाम्स की, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एग्जाम्स दो, गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पहले से बैंक में जॉब कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2016 से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया और CGL भी दिया, CHSL भी दिया 2016 का। तो 2018 के जनवरी या फरवरी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2018 फरवरी में हमारा CHSL का रिजल्ट आया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए पोस्टल असिस्टेंट। तो उस वक्त मैं काफी इसमें था कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि एक होता है ना कि नहीं, CHSL दिया है, CGL का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो CGL भी हो जाएगा तो CGL में ज्वाइन करूंगा। लेकिन काफी सोचने के बाद मिला कि नहीं, ज्वाइन कर लेता हूँ। कम से कम एक ये चीज होगी कि गवर्नमेंट जॉब में आ जाने के बाद आपका वहाँ से सर्विस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं, ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि होता है ना, गवर्नमेंट जॉब में एक बार आप चले जाते हैं तो आपकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो उस टाइम से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, वहां से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो ग्रेचुइटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने 2000 उसका जो हुआ था, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला। पोस्टल असिस्टेंट के बाद हम लोगों ने ये दिया, क्या नाम है, प्रेफरेंस दिया उसका स्टेट का, उसमें मुझे उड़ीसा मिला। उसमें मुझे उड़ीसा मिला, तो फिर मैं वहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ये मैं CHSL का प्रोसेस बता रहा हूँ सर, खास करके रिलेटेड टू पोस्टल असिस्टेंट जॉब। तो पोस्टल असिस्टेंट में सर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद सारा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद 2018 अगस्त में हमारी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो चूंकि मैं जॉब में था तो मैंने रिजाइन किया, वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना था। मेरे साथ के बहुत सारे कलीग जो थे, जो जॉब में नहीं थे, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था 2018 अगस्त के एंड में। मैंने ज्वाइन किया था 1 दिसंबर 2018। तो मेरी गवर्नमेंट जॉब की जो सर्विस की जर्नी स्टार्ट हुई वो 2018 दिसंबर 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 2016 का मेरा जो CGL था वो क्लियर नहीं हुआ। तो सर एक डिप्रेशन नहीं, मतलब एक निराशा हो जाती है आदमी, थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं हुआ CGL में, क्योंकि CGL कुछ भी है सर, एक थोड़ा ऑफिसर कैडर की पोस्ट मिलती है उसमें, और जॉब्स भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब जो ग्रेड्स होते हैं। नहीं हुआ। फिर मैंने 2017 के लिए ट्राई किया, 2017 में भी नहीं हुआ, तो फिर 2018 के लिए मैंने ट्राई किया और फिर उसे दिया। 2019 में हमारा पहला प्री था और मेंस था। फिर 20 में तो आपको पता ही है सर, कोविड की वजह से सारा कुछ बंद ही हो गया था, 20-21। फिर इसी तरीके से गवर्नमेंट ने वो सारा प्रोसेस ये किया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग आई थी आपको 2021 के हम मेरी ज्वाइनिंग खास करके आ गई थी 2021 दिसंबर में। तो मैंने दिसंबर में वहां से फिर रिजाइन किया, और लकीली जो रेजिग्नेशन प्रोसेस और टेक्निकल रेजिग्नेशन का जो भी प्रोसेस था
वो काफी जल्दी कंप्लीट हो गया। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से स्विच करने में काफी टाइम लग जाता है प्रोसेस कंप्लीट होने में, क्योंकि आपको एक तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब मतलब एक गवर्नमेंट जॉब से दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो आपकी सर्विस बुक या जो भी सारी चीजें हैं वो एक टेक्निकली होती है, सारा वो जो होता है थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन लकीली मेरा बहुत जल्दी हो गया था, 1 हफ्ते में मैं रिलीव हो गया था। और फिर मैंने CGS मतलब GST डिपार्टमेंट 2021 दिसंबर में 20 दिसंबर को मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, चलिए ये रहा संक्षिप्त आपका जो जर्नी है, मतलब प्राइवेट कंपनी से लेके पोस्टल असिस्टेंट का जॉब करते हुए आज आप GST इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। हम जी जानना जी चाहते सर। हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, घर में कौन कौन है, और कौन आपके जो आइडियल पर्सन है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और जिसके कारण आज आप एक सफल व्यक्ति बनकर उभरे हैं। जी सर मेरे घर में हम 2 भाई हैं, हमारी बहनें नहीं हैं, हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं वो बैंक में जॉब करते थे, पर उन्होंने भी GST डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। वो बिहार रांची जोन में है, उनकी पोस्टिंग जमशेदपुर में है। वो भी GST डिपार्टमेंट में। मेरे फादर यूनिवर्सिटी में थे, और वो यूनिवर्सिटी में थे, वो रिटायर हो गए 2010 में। अभी वो घर पे ही हैं। और मेरी मम्मी होम मेकर ही हैं। तो एज ए आइडियल पर्सन मैं अगर बोलूंगा तो मेरे लाइफ में 2 हैं। एक सबके लाइफ में सर फादर तो एज ए हीरो होते ही हैं। एक मतलब जो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, जो बिना बताए सब कुछ करता है, वो आइडियल होता ही है। चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो एक बड़े पोस्ट का कोई बंदा हो, या कोई भी हो, फादर इज ऑलवेज अ हीरो। बिल्कुल। लेकिन आइडियल पर्सन मैं अपने भाई को मानता हूँ, क्योंकि एक जुनून जो मैंने देखा है वो अपने भाई के अंदर ही देखा है। मतलब एक जुनून और जज्बा। क्योंकि सर आप उस पोजीशन को समझिए कि जिस पोजीशन पे आप हैं, कि आपकी फैमिली है, आपकी बेटी है, उस सब कुछ करते हुए भी वो मतलब इतना अपने आप को स्ट्रिक्टली हर चीज को फॉलो करते हैं, हर चीज को इस चीज को लेकर चलते हैं कि आप उस चीज को आप एडमायर कभी ना कभी करने लग जाएंगे कि नहीं। उन्होंने मतलब काफी मेहनत किया है। या एक होता है कि हम लोग मतलब अपनी नाकामी को किसी ना किसी चीज के लिए हम लोग जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि नहीं यार बहुत जॉब बहुत टफ था तो मैं नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पाया। टाइम निकालना पड़ता है सर। तो ये चीजें मैंने उनसे सीखी है कि नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। आपको किसी ना किसी चीज के लिए का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो हम्म। ये सारी चीजें हैं मैंने उनसे सीखी हैं, तो ये के लिए मेरे आइडियल पर्सन है। बाकी बहुत सारी सर ऐसी चीजें जो मुझे सपोर्ट की जो किया, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर ने, मेरी वाइफ ने। क्योंकि सर मैं IT से पोस्टल असिस्टेंट पे जॉब पे आया था, एक अच्छी ज्यादा सैलरी से कम सैलरी पे। और जो फाइनेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो बहुत मैटर कर जाता है। अभी एक बार आपकी शादी हो जाती है तो फिर बहुत मैटर करता है। तो नो डाउट मतलब मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। कि जी कोई जी। बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपके अंदर है वो सलाहियत, आप उस चीज को मुकाम को पा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए दानिश जी, बहुत लोगों को एक जॉब नहीं होती है, ठीक है, बहुत लोग बोलते जी हैं कि 3 साल 5 साल से हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक जी आपका एग्जाम्पल है कि 2-2 जॉब हो गया आपको SSC में ही। जी तो ऐसा क्या जी चमत्कार किए थे और क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर चमत्कार ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद बता रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरे भैया नहीं होते, मतलब एक सर डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे ऐसा करना है। अगर आप डिटर्मिन्ड है किसी चीज के लिए, तो वो शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है, ऐसा ही कोई डायलॉग है। तो वही चीज है सर, अगर आप किसी चीज के लिए डिटर्मिन्ड हैं और आप उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरे लगन से, तो वो चीज आपको हासिल सूनर और लेटर आपको वो चीज मिल जाती है। तो इसमें क्या है सर कि अगर आप एक जगह कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं और आप अगर सेटिस्फाइड हो गए उस जॉब से, तो फिर आप आगे की तैयारी नहीं कर सकेंगे। मैं अपने भैया का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैंने कहा कि नहीं वो मेरे आइडियल है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बैंक में थे, उन्होंने 2017 CGL दिया। 2017 CGL देने के बाद उनका डिविजनल अकाउंटेंट हुआ कैलकाटा में। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया,
वो उन्होंने कहा कि मुझे होम टाउन पोस्टिंग चाहिए तो चाहिए। मतलब मेरे को इस चीज के लिए मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ कि मैं मतलब किसी दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब करूँ, मुझे अपने होम स्टेट में चाहिए। फिर उन्होंने 2018 दिया, काफी अच्छा मार्क्स लाया और फिर उन्होंने एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर रांची जोन में ज्वाइन किया। सही बात, ये तो बहुत ये चीज मैंने देखा बहुत है। बड़ी और बहुत बड़ा मतलब होता है ना, बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, गजब मतलब और एक डिटर्मिनेशन। और मैं बता रहा हूँ, जी। एक और मैं बात बता रहा हूँ, 2000 मेरे कजन है, वो 2016 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो सिलेक्ट हुए थे। आज भी सर आप जाकर के देख लेंगे, उनका टॉप 100 में उनका रैंक था, हाफिज जहांगीर नाम है उनका। और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रायपुर ज्वाइन किए थे। रायपुर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 2017 का एग्जाम दिया, 17 में वो एज ए डिविजनल अकाउंटेंट बिहार में जाकर के ज्वाइन किया। बिहार में मतलब उनका मतलब क्लियर है कि मुझे अपने होम टाउन में जॉब करना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये चलिए, चीज जब आदमी को हो जाता है कि नहीं मेरा जो गोल है वो क्लियर है, तो फिर आपको उस चीज के लिए मेहनत भी करना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप जब ज्वाइन किए, ज्वाइन करते ही मुझे आपका फोन आया था कि यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए सर। खैर। नहीं सर, आप जब जब हमारा ये हुआ था, ये आपको शायद याद होगा, लास्ट ईयर जुलाई में हमारा रिजल्ट आ गया था और जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया था। तो आपसे काफी बात हुई थी हमारी इस बात पे, खास करके लाइव सेशन में भी बात हुई थी कि जी सर कौन सा जोन अच्छा है। आपने तो जोन सारा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी एक होता है कि पर्सनली जो कुछ क्वेरी है जो रह जाते हैं आदमी के दिमाग में, रह जाता है कि ये सवाल मुझे पूछना था, ये सवाल मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो उस वक्त मैंने आपसे पूछा भी था कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे आगे की तैयारी अगर करनी है तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो काफी अच्छा आपने मुझे बताया, काफी अच्छा गाइड भी किया था। तो उस चीज के लिए भी सर मैं काफी, क्या बोलूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत चलिए, ज्यादा थैंक यू। इस चीज के लिए। थैंक यू दानिश जी। जी सर। दानिश जी, जब कोई नया लड़का है जो कि एसएससी की तैयारी में जी जी। एंटर करता है, ठीक है, तो जी उसको सर। क्या क्या बुक्स पढ़ना चाहिए और तैयारी कहाँ से शुरू करना चाहिए बिगिनर्स के लिए? सर सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आप किस चीज में कमजोर है। आपको सबसे पहले उस चीज को मजबूत करना है। और आपको एक चीज हमेशा, खास करके एसएससी के लिए अगर मैं बोलूँ, तो एसएससी में आप इस चीज को देख लीजिए कि प्री मेंस, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऐसी कोई बात जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्री और मेंस और डिस्क्रिप्टिव को अगर मिला करके चलेंगे, तो एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि प्री और मेंस मिला के 250 नंबर का मैथ्स है और 250 नंबर का इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश और मैथ्स को हल्के में नहीं ले सकते। आपको किसी भी तरीके से इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप कैसे करिए वो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कमजोरी मेरी नहीं है, आपकी है। आपको जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते कि अपनी कमजोरी को कोई दूसरा बंदा पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन उस चीज को, वो कमजोरी को आपको खुद को ओवरकम करना है। तो सबसे पहले आपको इस चीज को रियलाइज करना है कि आपका वीक पार्ट क्या है। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मुझे जीएस अच्छे से नहीं आता है। मैं जीएस के लिए कभी इतना हिस्ट्री या पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ता। मैं साइंस एंड टेक या फिर जो आपका करंट अफेयर्स होता है, मैं बस वही पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक मुझे आता है। और जो आपका ये है करंट अफेयर्स भी क्या है सर कि वो लेटेस्ट न्यूज में होता है, और आप अगर न्यूज पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो इतना है कि 10-15 नंबर ला सकते हैं, 20 नंबर जो भी आप ला सकते हैं, तो वो एक आपका बूस्टर हो जाता है। लेकिन इंग्लिश और मैथ्स को आप ये नहीं कर सकते। रीजनिंग का क्या है सर कि रीजनिंग ऐसा है कि सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, वर्बल रीजनिंग नहीं आता। तो उसमें आपको एकदम बैंक की तरह नहीं आता है, कुछ रीजनिंग आसान होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन मैथ और इंग्लिश एक ऐसी दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से उस चीज को में मास्टर करना ही है, बिना मास्टर किए आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें भी आपका इंग्लिश पूछता है। और ऐसा नहीं है कि आपसे वैसा पूछेगा कि बहुत सारा मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव में ऐसा पेपर पूछ, ऐसा मतलब टॉपिक आएगा जो कि आपका जीएस से रिलेटेड हो। कुछ ऐसा टॉपिक भी आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ जाता है, या कुछ ऐसे लेटर लिखने के लिए आएगा, या कुछ भी आएगा। अभी प्रेसी आया था, तो वो उसकी से ये नहीं है कि आपका जीएस मजबूत होना चाहिए आपका। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे अगर किसी जी को जी टीयर 1 का तैयारी करना है एसएससी का, तो जी टीयर 1 के जी लिए जी। क्या तैयारी करेगा वो, और कौन कौन सा बुक पढ़ेगा? सर बुक एज सच तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने बुक ऐसा कोई खास पढ़ा नहीं है। लेकिन मैथ्स के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है और क्या सवाल आते हैं, और आपको उस सवाल को
को कैसे निपटना है, क्योंकि आपके पास प्री में खास करके टाइम बहुत कम होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना होता है, इंक्लूडिंग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, ठीक है ना। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए क्या है कि रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल्स नेट पे मिल जाएंगे आपको। सर आज के टाइम पे बुक रेफर करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश वगैरह के लिए, इंग्लिश वगैरह के लिए आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना है, फिलर्स के लिए प्रैक्टिस करना है, या फिर आपका जो भी इंग्लिश में जो भी आता है, आपका एंटोसिनो हो गया, या फिर आपका सर जो इडियम एंड फ्रेजेस होता है, वो सब के लिए क्या है सर कि नेट पे आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। आप ऊपर सर्च करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस फॉर एसएससी सीजीएल, तो आपको टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 जो भी है मिल जाएगा। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में अगर बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैथ्स की जहाँ तक बात रही थी, तो मैथ्स में एक सेट ऑफ सिलेबस है जो कि दिया हुआ है एसएससी केस में, एसएससी का नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस दिया हुआ है। आप सिलेबस को 21 का सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को फॉलो करिए। मटेरियल सारे नेट पे मिल जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं सर वो बेसिक 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बेसिकली सारे बच्चों ने 10th में मैथ्स पढ़ रखा है। तो ऐसा कुछ ऐसा बुक नहीं है सर कि जो आपको पास करा सके। बस वही है कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है कि आपका कौन सा टॉपिक, मैथ को सबने बना रखा है, किसी का कैलकुलेशन में इशू है, या किसी का कैलकुलेशन स्लो है, या किसी को ट्रिक नहीं पता है, या किसी को है कि मुझे ट्रिक से ही सॉल्व करना है। तो ये चीज सबसे पहले आपको जाननी है कि आप मैथ्स किस हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, आप ट्रिक से जाना चाहते हैं, या फिर आप जो ओल्ड स्कूल मैथ्स जो होता है, जैसे जो सारा आप क्या प्रोसेस सब वही किए से थे दानिश जी? मैथ्स के लिए आपने क्या सब किया था? सर मैथ्स तो मैं ट्रिक से बनाता नहीं हूँ, मैथ्स में प्रोसेस जो होता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। बस उसमें क्या है सर कि आपको लिखना नहीं है, बस आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है। एक एक आपने लिखा, आप अगर अलजेब्रा बना रहे हैं, आपने पहला क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद आपको एक स्टेप लिखना है, फिर 2 स्टेप स्किप करना है, तीसरे स्टेप पे सीधा जंप मारना है, या चौथे स्टेप पे जंप मारना है। तो ये चीज होना चाहिए सर कि कैलकुलेशन, मतलब अगर आपका, आप अगर ट्रिक से नहीं बना रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो फिर थोड़ी परेशानी होगी। या तो आप ट्रिक से बनाइए, कोई भी जो भी आप फॉलो करते हैं या जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, उस मेथड पे आपको मतलब इतना हौसला होना चाहिए कि नहीं, मैं इस तरीके से अगर बनाऊंगा तो वो सही होगा और वो जल्दी बनेगा। जी। ये चीज। बाकी जीएस के लिए क्या है सर कि बेसिक के लिए, जैसे मुझे बहुत लोगों ने कहा कि लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट में सर की बेसिक आपका वो क्लियर हो जाता है, तो मैं ऐसे सच कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बुक का, पर है कि लूसेंट वगैरह आप पढ़ सकते हैं। बाकी डेली करंट अफेयर्स तो आपका ऐसे भी मिल जाता है। रीजनिंग के लिए आप नॉर्मली आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग का क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपको टफ लगता है उसको आप नेट पे सर्च करके आप उसका क्वेश्चन निकाल लेंगे, आपको मिल जाएंगे सैंपल क्वेश्चन। मतलब मैं तो जितना समझ सर पा आज रहा हूँ, मैं जितना जी समझ पा रहा हूँ दानिश जी, तो दानिश जी ने जी सर। दोस्तों कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है। इनको जो भी इनको क्वेश्चंस मिला है वो नेट से सर्च किया इन्होंने, और इंटरनेट पे जो भी इनको क्वेश्चन मिला है उसको ये सॉल्व करते गए, और कोशिश ये किए हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व किया है, लेकिन कलम कम चलाया गया है, मतलब पेन का जो है इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। कैलकुलेशन आपको हवा में करना है, मतलब मन ही मन करना है। तो जितना आप कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेंगे, स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही बोलना चाह रहे हैं दानिश जी, राइट? जी सर, जी सर, जी सर, जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि पीटी के लिए कितना मॉक टेस्ट लगाया जाए, और मॉक टेस्ट की शुरुआत कब की जाए? सर शुरुआत एज सच कुछ नहीं होता है, मैं क्या बोलूं सर, शुरुआत ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारा जो सर प्री था वो जून में था शायद, हाँ जून में था। तो क्या होता था सर, जब मैं ऑफिस से घर जाता था, उस टाइम मैं पोस्टल असिस्टेंट था, तो 18 मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो 19 में हमारा प्री था। तो मैं जब घर जाता था तो एक आध सेट ऐसा ही मार लिया, या फिर पेन पे, चलो पेन पेपर उठाने का मन नहीं है तो इंग्लिश और जीके का सेट दे दिया एक, या फिर रीजनिंग का अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है तो रीजनिंग का सेट दे दिया, मैथ्स का सेट देना है तो कभी मैथ्स का सेट दे दिया। क्योंकि आजकल तो सर जो भी सेट्स आते हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं और पूरा एक प्रॉपर मॉक टेस्ट भी आता है। तो आपकी तैयारी हमेशा आपको नेट प्रैक्टिस करते रहना है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आउट ऑफ फॉर्म चले गए, या फिर आपको ये चीज, जैसे अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर कि जब से हमारा सिलेक्शन हो गया या फिर जो भी, उसके बाद 6 महीने या साल भर से अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर आप मुझे ला करके देंगे तो शायद मुझसे पूरा मैथ्स ना बने, या फिर 2 घंटे में ना बने, क्योंकि वो एक स्पीड है सर, वो चला जाता है वो। मतलब आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस में एक शॉट को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेल पाएंगे इस वक्त।
तो वैसे ही है सर, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और जो है सर कि कितने मॉक्स देने चाहिए सर, मॉक्स कितने देने चाहिए सर, इस सवाल का तो जवाब नहीं है, क्योंकि आप जब तक देते रहिए जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं निकाल सकता हूँ देने के बाद। ये चीज तो सर कभी नहीं आता, मतलब कभी इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है, मतलब खास करके मुझे कभी नहीं आया। मैंने इतना मॉक दिया, 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतना मॉक दिया मैंने प्री के लिए, लेकिन कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि नहीं आज मैं चला जाऊंगा तो आज मैं 180 नंबर स्कोर कर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप सेट नहीं कर रहे हैं, सामने वाला सेट कर रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो मैं अपना बेस्ट देकर के आऊंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि मुझे नहीं आता हो। क्वेश्चन जो भी होंगे, खास कर जैसे जीएस का तो कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन बाकी मैथ्स, इंग्लिश या रीजनिंग है उसका एक सिलेबस है। इंग्लिश में भी आपका इडियम एंड फ्रेजेस कुछ ऐसा एकदम पूछ दिया जो कि आज तक कभी नहीं पूछा है, या मतलब बहुत ज्यादा टफ पूछ दिया, तो वो अलग सी बात है, फुल लेकिन लेंथ, आप अपना दानिश जी, बेस्ट। दानिश जी फुल लेंथ मॉक की अगर हम बात करें चारों सेक्शन की, तो कितना मॉक आप लगाए थे पीटी से पहले फुल लेंथ टाइम के अकॉर्डिंग? मैंने मैंने सर लगभग 30 या 32 मॉक दिया होगा। 30 मैं 32? 15 दिन पहले, हाँ 15 दिन पहले से मैंने छुट्टी लेकर के तैयारी करना स्टार्ट किया था, और डेली 2 सेट देता था मैं, डेली 2 सेट वेरी गुड। मॉक देता था, 2 सेट आपके कभी 3 आपके सेट। प्रीलिम्स में रॉ मार्क्स कितने थे बता सकेंगे? रॉ मार्क्स चारों सेक्शन में? रॉ रॉ मार्क्स पर मेरे 137 के अराउंड थे, और मेरे नॉर्मलाइज होके 155 हुए थे। 155। और सेक्शन वाइज कैसे था? जी मैथ्स में कितना, रीजनिंग में कितना? सर याद नहीं है, याद नहीं? सेक्शन वाइज एकदम याद नहीं है ठीक है। जी। अब हम चलते हैं अब मेंस की तैयारी के लिए। तो मेंस की तैयारी जी में कैसे किया था आपने? मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी सर, कैसे की? मेंस के लिए सर मैंने ना पूरा 22 दिन या 3 हफ्ते की 3 हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने मेंस के लिए, क्योंकि मेंस सर एक मतलब मेक और ब्रेक ब्रेक इवेंट होता है वहाँ पे, क्योंकि काफी अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग भी मेंस में अच्छा ना परफॉर्म करने पे उनको जॉब नहीं मिलती। कई बार सर हमने भी देखा है कि जो लोग जस्ट बेयरली कट ऑफ को क्लियर करते हैं प्री में, वो लोग मेंस में अच्छा परफॉर्म करके वो लोग अच्छा पोस्ट ले जाते हैं। तो सर मेंस के लिए मेरा ये था कि मेंस में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और कम से कम इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं कि मतलब मैं अपना सिलेक्शन जो है वो कंफर्म कर लूँ, इतना इतना मार्क्स आना है। तो मैंने मेंस की तैयारी लगभग 3 हफ्ते पहले स्टार्ट की थी, मैंने छुट्टी ले लिया था, मैंने तैयारी की थी। और मेंस के लिए सर मैं डेली मैथ्स के 2 मॉक और इंग्लिश के 2 मॉक डेली देता था, डेली। ओके, तो 3 महीने और तक? बीच में जैसे डेली नहीं, जी नहीं सर 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते तक, जी। जी, और उसमें सर ऐसा नहीं था कि कभी कभार सर मिस भी हो जाता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिस होता था, लेकिन मिस हो जाता था कभी कभार। और खास करके सर वो एक आता है संडे और सैटरडे को, एसएससी ट्यूब या फिर कॉलेज बोर्ड का ये सब का टेस्ट आता था, जो ऑनलाइन टेस्ट होता था, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया जो भी जितने लोग टेस्ट देते थे उसमें आप कंप्लीट करते थे। तो एक कॉन्फिडेंस सर वहां से भी आता है, अगर वहां से आप ऑनलाइन अगर टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें सारे बच्चे अगर एग्जाम में वहां पे दे रहे हैं, जैसे 2000 बच्चों ने दिया या 4000 बच्चों ने दिया, 10,000 बच्चों ने दिया, तो आपको एक रैंक पता चलता है कि हाँ ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चों ने दिया, और कितना रैंक है मेरा, कितना मार्क्स है, और मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो ये थोड़ा एक और बूस्टर होता है कि हाँ मैंने ऐसे दिया। टेक्स्ट बुक का भी शायद एक ऑनलाइन ये होता है, टेस्ट सीरीज होता है, जो कि ऑनलाइन का नहीं मतलब वो लाइव टेस्ट जो होता है वो होता है, तो उसमें वो देने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और एक ओवरऑल आइडिया लगेगा आपको कि हाँ मैं इतने रैंक पे हूँ, इतना मैंने स्कोर किया है, मैं इतना कर सकता हूँ, और मेहनत करने पे अच्छा कर सकता हूँ। तो ये चीज हमने किया था। और सबसे बड़ी बात सर ये है, सिर्फ मॉक देने से नहीं होगा सर, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आप उस चीज को एनालाइज करिए कि आपका कहाँ पे कितना मार्क्स आ रहा है, और कहाँ पे कितना मार्क्स छूट रहा है, और छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, उसको कहाँ से मैं इसको ये कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं सर। चलिए हम लोग अब बात करेंगे आपके प्रीवियस जॉब के रिगार्डिंग। जो जॉब प्रोफाइल जी था सर। आपका पोस्टल जी असिस्टेंट का, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए गए थे तो कैडर कैसे मिला आपको, उसके लिए प्रेफरेंस मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था, मेडिकल में क्या सब हुआ था, थोड़ा ब्रीफ में जी आपका वो जर्नी बताइए जी सीएचएसएल वाला। जी। सीएचएसएल में क्या है सर कि पोस्टल असिस्टेंट जब आपका हो जाता है तो आपसे जो स्टेट होता है वो आपसे ऑप्शन मांगता है कि आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट जाना है या फिर आपको पोस्टल असिस्टेंट जाना है। सॉर्टिंग असिस्टेंट बेसिकली आरएमएस में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए, पोस्टल असिस्टेंट जो पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो वहाँ पे सर एक और होता है, सर्किल ऑफिस का होता है पीए,
सर एक्चुअली क्या है ना कि पीए 3 तरह के होते हैं। पीए सीओआर होता है, पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। एक पीओ पीए एसबीसीओ होता है, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक पीए होता है नॉर्मली जो कि पोस्ट ऑफिस में होते हैं। फिर एक सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट आरएमएस में होते हैं। तो सर उस टाइम तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने यही भर दिया था क्योंकि सॉर्टिंग असिस्टेंट बेसिकली क्या होता था कि वो आरएमएस का जॉब था। तो मुझे पता चला कि नहीं यहाँ पे नाइट शिफ्ट वगैरह करना होता है, तो मैंने उसको नहीं भरा था। लेकिन उसके अपने अलग फायदे हैं वो मैं बताऊंगा बाद में। पर क्या होता है पोस्टल असिस्टेंट में हो गया तो पोस्ट ऑफिस क्या है बेसिकली एक आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि वो एक बैंक है। बहुत लोग पोस्ट ऑफिस इस तरीके से समझते हैं कि नहीं वो तो चिट्ठी वाला है, वो डाकिया है, वो ये। पोस्ट ऑफिस सर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपका मतलब एसबी सेविंग से रिलेटेड भी काम होता है। आपका एसबी हो गया, आरडी हो गया, टीडी हो गया, जो भी आपका फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे वो भी होता है आपका। उसके बाद सारा चिट्ठी वाला जो आपका मेल सर्विसेज है वो भी होता है। फिर इंश्योरेंस सर्विसेज है वो भी होता है आपका, पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें होती हैं आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस से भी सर आपका बेसिकली क्या होता है, आपको 3 जगह पोस्टिंग मिल सकती है। एक आपका डिविजनल ऑफिस होता है, एक आपका हेड ऑफिस होता है, एक आपका सब पोस्ट ऑफिस होता है, एक आपका एमडीजी भी होता है, मुख्य डाकघर। एमडीजी क्या होता है सर, बेसिकली सब पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस के बीच का होता है। वैसे पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपका मैन पावर ज्यादा होता है, जहाँ पे आपके काउंटर्स ज्यादा होते हैं, पर वो एचओ नहीं होता, वो एमडीजी होता है, मुख्य डाकघर, जहाँ पे मतलब ज्यादा होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में क्या है सर, बेसिकली आपका फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं या जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड काम है वो होता है, तो वहाँ पे आपको वो करना होता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट में क्या होता है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं करना है। सॉर्टिंग असिस्टेंट में बेसिकली आपको, क्योंकि आरएमएस में आप देखते हैं सर वहाँ पे जो है वो चिट्ठी के साथ सारा कुछ डील करते हैं। तो आरएमएस में क्या है कि वो 24 घंटे काम होता है, क्योंकि चिट्ठी जो होता है वो ट्रेन के थ्रू भेजनी होती है। तो आपको 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी होती है शिफ्ट वाइज। आपकी शिफ्ट अगर रात को लगी तो रात में आपको वो चिट्ठी जो भी आई उसको सॉर्ट करके उसको पैक करके आपको ट्रेन में ये करवा लोड करवा देना है। तो बेसिकली आपको नहीं करना है, वहाँ पे लोग होते हैं एमटीएस बीटीएस जो भी होते हैं वहाँ पे वो लोग कर देते हैं, आपको सिर्फ सारा कुछ ये करना है। तो सबके सर अपने अपने फायदे हैं, अपना अपना नुकसान भी है। पोस्टल असिस्टेंट का सर क्या है कि थोड़ा आपका 6 डेज वीक वर्किंग होता है, 75 डेज नहीं होता है। और वहाँ पे क्या है सर कि थोड़ी सी लाइफ, थोड़ा सा सर वर्क प्रेशर ज्यादा है, लाइफ हेक्टिक है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है आपको। और सबसे बड़ी बात सर पोस्ट ऑफिस का क्या है कि वो मतलब हर गांव हर कस्बे में है, जंगल में है, कहीं पे जो आपको बैंक नहीं मिलेगा लेकिन पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। करेक्ट। पोस्ट ऑफिस का रीच इतना ज्यादा है। तो सबसे बड़ा जो इश्यू हो जाता है वो ये हो जाता है कि अगर आप किसी इंटीरियर इलाके में हैं और आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको वहां का लोकल लैंग्वेज अगर नहीं आता है तो फिर एक बहुत बहुत बड़ा इशू हो जाता है। क्योंकि अगर आप काउंटर पे काम कर रहे हैं और वो अगर आपका लोकल लैंग्वेज आपको नहीं हुआ आता है होगा आपको, तो क्योंकि आपको तो उड़िया नहीं आती है। सर मैं बेसिकली क्या था ना कि मेरी पोस्टिंग सुंदरगढ़ में थी। तो सुंदरगढ़ वो राउरकेला से काफी नजदीक है सर। राउरकेला का क्या है सर कि सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको कभी भी पोस्टिंग मिलेगी तो वो रेलवे स्टेशन पे मिलेगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। और आपको मतलब जैसे मैं मेरी पोस्टिंग जहाँ पे थी वहां से रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झारसुगुड़ा ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर था, और राउरकेला अगर जाएंगे तो 93 किलोमीटर था। वहां पे रेलवे स्टेशन नहीं था, तो इस चीज के लिए कनेक्टिविटी वाइज सच इशू हो जाता है। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट की जॉब का एक और फायदा है सर कि आपको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। आपके घर के पास भले किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस ना हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस तो होगा ही। और अगर आप पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं तो अपने घर के पास बाजू में एकदम जॉब पा सकते मतलब हैं। ट्रांसफर जो है 3-4 साल में आप ले सकते हैं अपने गांव की तरफ, होम जी टाउन। सर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस में क्या है सर कि 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफर के लिए। रूल 38 होता है, उसमें आप अप्लाई करके आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी तो 1 साल के बाद ही हो गया, पहले 2 साल के बाद था, अभी उन्होंने नॉर्म्स चेंज कर दिया, आप 1 साल के बाद ये कर सकते हैं। इसमें सर प्रमोशन का क्या है कि आप एक बार पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हैं तो 8 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इंस्पेक्टर एग्जाम देने के लिए। आप इंस्पेक्टर दे सकते हैं। उसके बाद सर आप डबल एओ के लिए भी दे सकते हैं 9 साल के बाद। 9 साल के बाद आप डबल एओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप डबल एओ का भी एग्जाम दे सकते हैं। डबल एओ आप डायरेक्ट 4800 ग्रेड में जा सकते हैं। मतलब तो ये सारी एग्जाम चीजें हैं एग्जाम पास करने के बाद ही प्रमोशन होता है या टाइम बॉन्ड भी है?
टाइम बाउंड सर, टाइम बाउंड एज ए प्रमोशन नहीं होता है सर, कि वो आपका एक हमारे यहाँ एलएसडी होता है, लोअर सिलेक्शन ग्रेड, और एक एचएसडी होता है, हायर सिलेक्शन ग्रेड। तो 10 साल के बाद आप एलएसडी बन जाते हैं। एलएसडी बनने के बाद आपका ये होता है कि आपका मतलब प्रमोशन हो गया एलएसडी में। तो एज सच, क्योंकि सर एलएसडी क्या होता है, वो 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो आप 2400 ग्रेड पे में अगर आप 10 साल नौकरी करेंगे तो ऑब्वियसली आप 2800 से ऊपर तो फाइनेंशियली तो चले जाते हैं। लेकिन आपको एलएसडी मिल जाने पे क्या होता है कि आप सब पोस्ट मास्टर, जो छोटे एसओस होते हैं, वहां का जो इंचार्ज होता है वो सब पोस्ट मास्टर होते हैं, एसपीएम जिनको बोलते हैं। तो वो एलएसडी कैडर का पोस्ट होता है। तो वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। आप जो सिंगल हैंड ऑफिस है, जहाँ पे सिर्फ बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस आपने देखे होंगे जो कि जहाँ पे सिर्फ एक ही लोग होते हैं, सिंगल, सिर्फ एक पोस्ट मास्टर होते हैं, सब पोस्ट मास्टर एसपीएम बोलते हैं जिनको। तो वहां पे आपको पोस्टिंग, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके घर के पास ही पोस्ट ऑफिस है और अगर वो सिंगल हैंड है तो आपको नहीं मिलेगी पोस्टिंग। लेकिन अगर आप वही एलएसडी हो जाते हैं तो आप उसकी स्किल अप्लाई कर सकते हैं कि सर मुझे वहां पे पोस्टिंग चाहिए। तो ये चीज कंसिडर किया जाएगा। एक चीज बताइएगा, हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर मुंबई में, वो बोलते हैं कि जी पोस्टल इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो पोस्टल जी इंस्पेक्टर का पोस्ट और अभी आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, दोनों में आपने जीएसटी को क्यों तवज्जो दिया? सर, बात तवज्जो देने की नहीं है, मैंने पोस्टल इंस्पेक्टर को ही ऊपर रखा था, क्योंकि मैं अच्छा। उसी डिपार्टमेंट से था। तो मुझे पता था कि पोस्टल इंस्पेक्टर क्या है, लेकिन मुझे मिला नहीं था पोस्टल इंस्पेक्टर। पोस्टल इंस्पेक्टर सर बेसिकली क्या है कि आप के अंडर में जैसे एक डिवीजन होता है, पोस्ट ऑफिस ऐसे काम करता है कि एक डिवीजन हो, सबसे पहले एक सर्कल होता है, जैसे उड़ीसा सर्कल, उसके अंदर रीजन होते हैं। जैसे हमारा संबलपुर रीजन में आता था, रीजन के अंदर फिर डिवीजन होता है, सुंदरगढ़ डिवीजन हमारा था। सुंदरगढ़ डिवीजन में फिर आपको एचओ बटे होते हैं, जैसे एक झारसुगुड़ा एचओ था और एक सुंदरगढ़ एचओ था। सुंदरगढ़ एचओ में फिर आपका फर्दर सब डिवीजन होते हैं, नॉर्थ सब डिवीजन और साउथ सब डिवीजन। तो एक सब डिवीजन का एक इंस्पेक्टर होता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। तो वो एक सब डिवीजन एक इंस्पेक्टर के चार्ज में होता है, मतलब इंस्पेक्टर के इसमें होता है, अंडर में होता है। उसके अंदर उसको सारा जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया या जो भी आपको ऑडिट करना है, जितनी पोस्ट ऑफिसर्स हैं, ब्रांच ऑफिसर, सबको ये करना है, जितने भी वहाँ पे जीडीएस हैं उनका रिक्रूटमेंट देखना है, उनकी छुट्टी सैंक्शन करने हैं। तो ये सारी जॉब है, काफी चैलेंजिंग जॉब है और काफी मतलब फील्ड वर्क भी है, नो डाउट, क्योंकि आपको ऑडिट के लिए जाना होता है। तो महीने में आप मतलब लीजिए 50% 60% का टाइम आप बाहर ही रहेंगे। आप ऑडिट पे जाएंगे, आपको सारा तो उसका रिपोर्ट देना है जितनी ब्रांच कट ऑफिस। ऑफ क्या हाई गया था क्या आपके समय में? कट ऑफ हाई गया था हाँ उसका? सर, वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया था। हाँ, यस। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर, जैसे हमारे समय में भी या अभी भी हाल फिलहाल में भी पोस्टल इंस्पेक्टर का तो कट ऑफ लो ही रहता है। तो मुझे इसलिए नहीं लगा सर कि आप। एक्चुअली, हम्म। नहीं सर एक्चुअली क्या है कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो होते हैं ना, वो उनकी वैकेंसी बहुत कम इसलिए होती है क्योंकि आप इस चीज को समझिए सर कि सुंदरगढ़ एक पूरे डिवीजन में सिर्फ 4 इंस्पेक्टर हैं, एक समझ पूरे गया। डिवीजन में। लेकिन अगर आप जीएसटी का देखेंगे तो एक पकड़ लीजिए सर, हमारा जो पुणे है उसमें आपको बहुत सारे इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, सारे कमिश्नरेट्स में बहुत सारे इंस्पेक्टर्स हैं। बिल्कुल या फिर आप बिल्कुल। मुंबई में भी देखें, तो जहाँ पे सर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है सर, तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम चला जाता है, और वहाँ पे करेक्ट। पोस्ट कम है। तो अभी जी अभी आपका एसएससी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, या फिर अभी भी आप होम टाउन के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं? सर, मैं अभी एसएससी का एक अटेम्प्ट लूंगा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए ही, क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ अच्छा। वो खून लग चुका है पोस्टल डिपार्टमेंट का। नहीं सर, बात खून लगने की नहीं है। बात क्या है कि आपको एक बहुत अच्छी चीज है जो पोस्टल इंस्पेक्टर में है, जी। वो ये है कि आप ट्रांसफर लेकर के घर जा सकते हैं। आज नहीं तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जा सकते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नो डाउट सोशल रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, आपको सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा सोसाइटी में, आपको आसपास के लोग जानेंगे। वर्दी का एक ये होता है सर कि हाँ, एक्साइज इंस्पेक्टर में खास करके एक वर्दी मिलती है, तो एक ये होता है कि हाँ भाई वर्दी मिली मुझे। तो सर क्या है कि इसमें ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर जब से आईसीटी बैन हो गया तब से ये थोड़ा, मतलब आप घर से दूर अगर रह सकते हैं मुझे तो ठीक लगता है, है अगर आप नहीं मुझे रह। लगता है दानिश जी, मुंबई का या महाराष्ट्र का कल्चर ऐसा है कि अगर 2-3 साल आप यहाँ रह गए तो शायद फिर आपको बिहार की याद नहीं आएगी, और यहीं पर जो है आप बस जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर यहाँ रह गए तो, क्योंकि यहाँ का रहना और बिहार में रहना, दोनों में बहुत डिफरेंस मैंने देखा है बहुत करीब से। तो आपको अच्छा लगेगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे?
फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो चीज जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज को पूरी लगन से करिए और पूरे मेहनत से करिए। और सर मैंने पहले भी कहा था सर कि वो हमारे जो आईपीएस हैं सफीन हसन, मैं उनको बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मतलब उनका जो एक इंटरव्यू था उन्होंने कहा था कि आप किसी दोस्त की शादी स्किप कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा ये चीज स्किप कर रहे हैं तो मतलब आपके दोस्त बोलेंगे कि यार तू मुझे अपनी शादी में, तुम मेरी शादी में नहीं आ रहे, मैं भी तेरी शादी में नहीं आऊंगा। लेकिन कल को अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं या आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, वो आपको फोन करके याद दिलाएगा यार शादी में बुला रहा है ना। तो ये सब सेक्रीफाइस सर वर्थ लगने लग जाता है, क्योंकि कई बार सर इत्तेफाक मतलब वो एक आपके लिए मतलब चैलेंज होता है या फिर आपके लिए एक टेस्ट होता है। कई बार ऐसा होता है सर कि आपकी जिस दिन आपके फ्रेंड के यहाँ फ्रेंड की शादी है, रिलेटिव के यहाँ फंक्शन है, उसी दिन आपका एग्जाम होगा या उसके एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम होगा या उसके 2 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। तो उस चीज को आपको आपके ऊपर है कि आपको वहां अटेंड करना है या फिर आपकी तैयारी पूरी करनी है। तो तैयारी से कभी पीछे मत हटिए। कभी इस चीज को ये चीज नहीं लेके चलना है कि हाँ भाई एग्जाम हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो नहीं यार तैयारी में थोड़ा ढीला कर देते हैं, चलो ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। तैयारी पूरी टाइट होनी चाहिए हमेशा। किसी भी तरीके से आपको तैयारी में कोई कमी नहीं करनी है। आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए, किसी भी बुक को फॉलो करिए, किसी भी मेथड को फॉलो करिए। उस मेथड पे आपको मास्टरी हासिल करनी है, आपको उस चीज का मास्टर बनना है। एक बार आप मास्टर बन जाते हैं फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। बिल्कुल कभी ये मत सोचो चलिए एग्जाम बहुत टफ हो रहा है या फिर क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, टफ है तो सबके लिए टफ है। ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा प्रिपरेशन इतना ढीला है कि मुझे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। बिल्कुल। बस मैं यही चलिए बोल दूंगा, बहुत, बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है CHSL से रिलेटेड जो एग्जाम अभी आने वाला है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा। हम लोग जो है डायरेक्ट दानिश जी से पूछ के आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, किसी को भी CHSL से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना हो। और अगर खास करके जो पोस्टल असिस्टेंट है उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब दानिश जी जो है वो देंगे आपके लिए। और जी जी किसी भी जरूर। तरह की कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, जो अभी ब्रेक हो गया था सक्सेस स्टोरी वो दोबारा से स्टार्ट किया है मैंने। और अगला जो इंटरव्यू होगा वो किसका आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद सर। थैंक जी, थैंक यू। धन्यवाद सर।